Hello students, welcome to today's newspaper analysis. So starting with page number 1 of the Hindu, there is a title head relief for Sachin pilot camp as High Court holds a verdict till Friday. ये आप लोगों को पता होगा कि राजस्थान के अंदर एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट हुई जहां पर राजस्थान के डिप्टी सीएम जो है उन्होंने अपनी पार्टी को जो है वो अपने कुछ एमएलएस के साथ जो है वो छोड़ने का निर्णय लिया था और पार्टी से उनको निकाल दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, उनको डिप्टी सीएम की पोस्ट से भी हटा दिया गया और स्पीकर ने उनको एक नोटिस इशू किया कि आप ये बताइए, या उनके साथ जो एमएलएस थे उनको एक नोटिस इशू किया गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये बेसिकली एक डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस था। ये डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस जो है उसका जो इशुएंस है वो इस समय एक टेक्निकल और कह लीजिए कि लीगल क्वेश्चन के अंदर फंसा हुआ है। तो यहाँ पर बॉक्स के अंदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए, जिसके अंदर से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो हमारे लिए निकल सकती हैं। एज एन एस्पायरेंट आपको कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहले लिखा है, if a group of MLA raises its petition against the style of CM's functioning, this is not defection. हमारे यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉज अवेलेबल हैं। आप अपनी पार्टी के विरुद्ध नहीं जा सकते। जब तक आप एक हाउस के अंदर बैठते हैं आपको अपनी पार्टी की पॉलिसीज के साथ एग्री करना चाहिए, लेकिन अगर आप अपने लीडर के विरुद्ध वॉइस रेज करते हैं तो इसको डिफेक्शन नहीं माना जा सकता। दिस इज व्हाट मिस्टर हरीश साल्वे इज सेइंग। ही इज एक्चुअली appearing in the court from the side of Mr. Sachin Pilot. A whip applies only when the assembly is in session. और whip का मतलब क्या होता है कि जब भी असेंबली के सेशंस हो रहे होते हैं उस समय अपने पार्टी मेंबर्स को कम्युनिकेट करने के लिए कि पार्टी ने क्या गाइडलाइंस दी हैं, और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस वोटिंग के समय पर, मान लीजिए किसी मुद्दे पर वोटिंग होनी है हाउस के अंदर, तो व्हिप की जिम्मेदारी ये होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात कम्युनिकेट करे, अपनी पार्टी मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट करे कि पार्टी लाइंस क्या हैं और हमें इन पार्टी लाइंस के साथ स्टिक करना है, और इंश्योर करे कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी मेंबर्स जो हैं वो प्रेजेंट रहें इस वोटिंग के दौरान। तो यहाँ पर एक टेक्निकल इशू है, व्हिप अप्लाइज ओनली व्हेन द असेंबली इज इन सेशन। वहाँ पर असेंबली सेशन में नहीं थी तो व्हिप इशू नहीं किया जा सकता था, क्योंकि एक मीटिंग बुलाई गई थी एमएलएस के ग्रुप की। तो सचिन पायलट और उनके साथ जो एमएलएस थे उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड नहीं किया, तो व्हिप का यूज यहाँ पर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये एक क्वेश्चन है पॉइंट में इस समय कंटेंशन में। तो व्हिप का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। व्हिप इज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसकी उस दिन ड्यूटी लगाई जाती है पार्टी मेंबर्स तक कम्युनिकेशन पहुंचाने के लिए कि पार्टी द्वारा दी गई गाइडलाइंस क्या हैं, कि हमें इस मुद्दे के फेवर में वोट डालनी है, विरुद्ध वोट डालनी है, एब्सटेन करना है, क्या करना है। और उसकी जिम्मेदारी ये भी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी मेंबर्स की अटेंडेंस को इंश्योर करे उस दिन। तो व्हिप जो है वो सेशंस के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या उसको सेशंस जब नहीं है तब इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये एक क्वेश्चन है। उसके बाद issuance of disqualification notices by the speaker is a violation of freedom of speech। तो अगेन यहाँ पर फंडामेंटल राइट का चैप्टर इन्वॉल्व हो जाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो आर्टिकल है वो यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है कि अपने सीएम के विरुद्ध बोला जाना, उसके लिए अगर किसी एमएलए के विरुद्ध इस तरह का कोई डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस इशू किया जाता है तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की वायलेशन है या नहीं है। इसी तरह नोटिस challenged on the ground of lack of jurisdiction, violation of principle of natural justice and mala fide। तो ये भी एक पॉइंट रेज किया गया है मिस्टर सचिन पायलट के जो काउंसिल हैं मुकुल रोहतगी उनकी तरफ से, कि लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन थी। स्पीकर जिस तरह से सेशन नहीं चल रहा था तो इस तरह का डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस इशू नहीं कर सकते थे, और मेला फिडे उन्होंने बैड इंटेंशंस के साथ इसको इशू किया है।
Speaker acted with undue haste and gave only 3 days time to reply to Sachin Pilot and others during the COVID-19 pandemic. तो ये इश्यूज उभर कर सामने आ रहे हैं। मिस्टर अभिषेक मनु सिंघवी हु इज अपीयरिंग फॉर स्पीकर, उन्होंने कहा रिट पिटिशन इज प्री मेच्योर एज ए डिसीजन इज येट टू बी टेकन ऑन डिस्क्वालीफाइंग एमएलएज। एमएलएज की डिस्क्वालिफिकेशन एक्चुअली में नहीं हुई है और इस डिसीजन के खिलाफ जो रिट पिटीशन जो है वो फाइल की गई है वो प्री मेच्योर है। द मेजर्स of what conduct invites disqualification under the 10th schedule of the constitution is the sole domain of speaker। अब 10th शेड्यूल जो है उसके अंदर एंटी डिफेक्शन लॉज बताए गए हैं और यहां पर प्ली ये है कि 10th शेड्यूल के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉज को इंटरप्रेट करने की जो सोल अथॉरिटी है वो स्पीकर है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस है कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमेशा सामने आते हैं, तो इनकी इंटरप्रिटेशंस इस केस के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी आने वाले कुछ दिनों के अंदर जब इसका फैसला आएगा। तो ये सब आर्टिकल्स, ये सब चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती जाती हैं। और इसी तरह एक और प्ली है मिस्टर देवदत्त कामत जो कि फॉर कांग्रेस चीफ विप महेश जोशी, नो रीजन हैव टू बी रिकॉर्डेड बिफोर इशूइंग नोटिस, कि नोटिस इशू करने से पहले कोई भी रीजन जो है उसको रिकॉर्ड करना जरूरी नहीं है, बताना जरूरी नहीं है। तो जहां तक स्पीकर की बात है, आपको ये पता होना चाहिए कि लोकसभा और विधानसभा इसके जो चेयरपर्सन होते हैं उनको स्पीकर कहा जाता है। और आर्टिकल 178 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए स्पीकर टू प्रिजाइड ओवर द सेशंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो विधानसभा होती है स्टेट लेवल पर। आर्टिकल 178 में स्पीकर के बारे में बताया गया और आर्टिकल 93 की लोकसभा के अंदर जो है वो स्पीकर होते हैं। तो दोनों आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीकर के आर्टिकल्स, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो सीधे हमारे लिए बन जाते हैं इस तरह के आर्टिकल्स में से। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जुड़ा हुआ कोई भी प्रोविजन कभी भी डिस्कशन में आए उसको आप जरूर नोट किया कीजिए। उसके बाद पेज नंबर 1 के ऊपर ही क्लोज टू ए लिमिटेड ट्रेड डील विद यूएसए। इंडिया एंड यूएसए हैज ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड ए लिमिटेड ट्रेड डील, यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल सेड। तो एक लिमिटेड ट्रेड डील की बात हो रही है इंडिया और यूएसए के बीच में एज एन intermediate step between the imminent limited deal and the comprehensive deal, Mr. Goel proposed a preferential trade agreement। preferential trade agreement का मतलब होता है कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे को प्रेफरेंस देंगी। प्रेफरेंसेस जो हैं वो आप कह लीजिए कि जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको मिनिमाइज करके या खत्म करके एक दूसरे को स्पेशल ट्रीटमेंट देना जो है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स में होता है। दैट वुड कवर 50 to 100 गुड्स एंड सर्विसेज। जब जहाँ तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है बिना किसी ट्रेड बैरियर के ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार, बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम से व्यापार करना। तो इंडिया इज़ विलिंग टू वर्क विद एन ओपन माइंड, विद ए विलिंगनेस टू ओपन अवर हार्ट्स एंड अवर मार्केट्स, विद ए कॉरस्पॉन्डिंग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन बिजनेसेस इन द यूएसए। तो यहाँ पर जो है वो चीज़ें जो आपको मैंने बताई हैं आपको बहुत अच्छी तरह से पता होने चाहिए। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट और दूसरा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इनका आपको डेफिनेटली थोड़ा बहुत जो है वो पता होना चाहिए, क्योंकि अगेन ये सीधे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स में जो टैरिफ्स होते हैं उनको अबॉलिश तो नहीं किया जा सकता, रिड्यूस किया जाता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में टोटली जो है वो अबॉलिश कर दिया जाता है जितने भी टैरिफ्स होते हैं।
उसके बाद अमरनाथ यात्रा कैंसिल कर दी गई है। अगेन एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट इस बार कि अमरनाथ यात्रा को जो है वो इस बार जो है वो रोक दिया गया है। उसके बाद 23% ऑफ दिल्ली हाइट्स हैव एंटीबॉडीज टू वायरस, अगेन पेज नंबर 1 के ऊपर। तो दिल्ली में जो सीरो प्रिवेलेंस स्टडी हो रही है, मतलब ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज ढूंढने का जो चल रहा है प्रोसीजर, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर टेस्ट किए जा रहे हैं आईजीजी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी ढूंढने के लिए SARS-CoV-2 वायरस के विरुद्ध। तो अप्रॉक्सीमेटली 23% लोगों के अंदर ये मिल रहा है। इससे पता चल रहा है कि बहुत सारे लोगों के अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो रही हैं, और जितने ज़्यादा लोगों के अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप होती जाएंगी, हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ते जाएंगे, चेन जो है स्प्रेड की वो टूटती जाएगी, लोग इम्यून होते जाएंगे। आपको इस तरह से इसका पता होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर इस सीरो प्रिवेलेंस का मतलब क्या है। तो अभी भी 77% पॉपुलेशन जो है हम कह सकते हैं कि ससेप्टेबल है, और सीरो प्रिवेलेंस डेटा जो है वो हेल्प कर सकता है हमें इस बात को समझने में कि कितने लोग एक्सपोज हो चुके हैं, कितने लोगों के अंदर एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। एंटीबॉडीज बनने का मतलब है कि इम्यूनिटी एक तरह से डेवलप हो चुकी है, और इसके लिए एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे नाम का जो है वो एक टेस्ट जो है वो किया जाता है। यही टेस्ट जो है वो एड्स वायरस को डिटेक्ट करने के लिए भी किया जाता है, एलिसा। उसके बाद अगर हम पेज नंबर 2 के ऊपर चलते हैं, कंडक्ट सर्वे ऑन एनिमल्स इन सर्कसेस। हाई कोर्ट ने ये कहा है, दिल्ली हाई कोर्ट ऑन ट्यूसडे डायरेक्टेड द एनिमल वेलफेयर बोर्ड टू कंडक्ट नेशन वाइड सर्वे टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एनिमल्स इन द सर्कसेस विच आर अनेबल टू परफॉर्म ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक एंड कंसिडर रिहेबिलिटेटिंग देम टू द नियरेस्ट जूज। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि एनिमल्स जो हैं सर्कसेस के अंदर इस समय क्योंकि शोज नहीं है, तो वहाँ पर भी दिक्कतें जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आ रही हैं। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को ये कहा गया है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सर्वे में ढूंढिए इन एनिमल्स को और उनको हेल्प कीजिए। तो जहाँ तक एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की बात है, बल्लभगढ़ हरियाणा के अंदर इनका जो है वो हेडक्वार्टर है, पहले चेन्नई में होता था। और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1962 अंडर सेक्शन 4 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960। और याद रखिएगा, रुक्मिणी देवी अरुंडेल का नाम इसके साथ बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो है ये एक एनिमल राइट एक्टिविस्ट, ह्यूमैनिटेरियन और भरतनाट्यम की बहुत फेमस प्रोपोनेंट रही हैं इंडिया में। तो इनके साथ जो है वो क्लोजली जुड़ा हुआ है। शी वाज द फर्स्ट चेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद पेज नंबर 3 के ऊपर अगेन परसेंटेज ऑफ पीपल विद एंटीबॉडीज हाई। तो वही सीरो प्रिवेलेंस का डेटा, इसी के अंदर एक टाइटल मिलता है, छोटा सा हेडिंग है, हर्ड इम्यूनिटी सून। तो एक बहुत फेमस एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं मिस्टर जे मुलील, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर। तो उन्होंने कहा है कि सीरो प्रिवेलेंस इन दिल्ली इज डिसेंटली हाई एंड इट इज एक्सपेक्टेड इन द सिटी। तो धीरे धीरे हम लोग जो है वो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, आप SKI ब्रेन ट्रेन के ऊपर इसका वीडियो जो है वो डेफिनेटली ढूंढ सकते हैं। तो हर्ड इम्यूनिटी के अचीव हो जाने से हम डेफिनेटली इसकी चेन को जो है वो ब्रेक कर पाएंगे। देन सेग्रीगेशन ऑफ कोविड-19 वेस्ट इज ए मस्ट। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये कहा है कि बायोमेडिकल वेस्ट कैन अफेक्ट हेल्थ। तो कोविड-19 का जो वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करना और उसको ढंग से मैनेज करना आने वाले समय में बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी होगा। जहाँ तक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात है, ये इन्होंने सुओ मोटो मतलब एट दियर ओन विदाउट एनी कंप्लेंट्स ये जो सजेशन है इन्होंने दी है। और एनजीटी जो है ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है विच वाज सेट अप अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 फॉर इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। तो बेस आपको जो है वो डेफिनेटली पता होना चाहिए
कि एनजीटी का काम क्या है। तो उन्होंने ये सुओमोटो जो है वो सजेशन जो है वो दिया है, एंड इट्स ए वेरी गुड सजेशन, जो कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को बहुत जल्दी से कंसिडरेशन में ले लेना चाहिए। उसके बाद अगर आप पेज नंबर 7 के ऊपर जाएंगे, ओपिनियन वाले के ऊपर, तो वहां पर एक छोटा सा टर्म है, व्हाई आर रीपर्पस्ड मेडिसिन एक्सपेंसिव, व्हाट आर दीज रीपर्पस्ड मेडिसिन। अब रीपर्पस्ड मेडिसिन में आप लोगों ने सुना होगा कि रिसेंटली मार्केट के अंदर एक ड्रग है रेमडेसिविर। रेमडेसिविर जो है वो कोविड-19 के लिए बनाया गया ड्रग नहीं है, ये बेसिकली इबोला के लिए बनाया गया ड्रग है, तो इसको रीपर्पस किया गया है। इसी तरह फेविपिराविर का नेम आ रहा है, ये एक एंटी इन्फ्लुएंजा मेडिसिन है जो कि टोयोमा केमिकल्स इन जापान, उन्होंने इसको डेवलप किया था। तो अब इसको जेनरिक वर्जन में मार्केट में फेविपिराविर के नाम से लॉन्च किया गया। तो इनको कहा जाता है कि ये रीपर्पस्ड मेडिकेशंस हैं। तो इनकी अफोर्डेबिलिटी को लेकर अभी भी जो है वो क्वेश्चन जो है वो उठ रहा है। इसके अंदर बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें इन्वॉल्व हैं कि ये अभी मेडिसिन क्यों महंगी हैं पर पर्सन। इसी तरह आइटोलिजुमैब का नेम भी आ रहा है, ये बेसिकली सोराइसिस के लिए, सोराइसिस स्किन प्रॉब्लम, उसके लिए डेवलप की गई मेडिसिन है। तो ये भी एक रीपर्पस्ड जो है वो मेडिसिन है। तो रीपर्पस्ड मेडिसिन, ये टर्म जो है वो हमको डेफिनेटली यहाँ पर जो है वो पता होनी चाहिए, एग्जाम में आपसे डेफिनेटली जो है वो पूछी जा सकती है। उसके बाद अगर हम पेज नंबर 9 के ऊपर जाएं तो मध्य प्रदेश गवर्नर लालजी टंडन हैज पास्ड अवे। तो ये मध्य प्रदेश के गवर्नर थे। ही हैज पास्ड अवे ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग व्हाइल अंडरगोइंग ट्रीटमेंट इन ए प्राइवेट हॉस्पिटल। ही वाज 85 इयर्स ओल्ड। तो ही वाज फ्रॉम बेसिकली ही वाज फ्रॉम यूपी, जहां पर ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी रहे, स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्टर के तौर पर भी इन्होंने सर्व किया। 15th लोकसभा में ये चुने गए लखनऊ से 2009 में, और बिहार और मध्य प्रदेश के जो है वो गवर्नर भी जो है वो रहे। उसके बाद पेज नंबर 10 के ऊपर गवर्नमेंट शिफ्ट्स फोकस टू वायरस आफ्टर इफेक्ट्स। तो हमारे यहाँ पर मोर्टालिटी रेट जो है वो बहुत कम है, ग्लोबली बहुत कम, लोएस्ट साइड में हमारे मोर्टालिटी रेट्स हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है अब जो पोस्ट रिकवरी कॉम्प्लिकेशंस लोगों के अंदर आ रही हैं, जिसमें रेस्पिरेटरी स्ट्रेस नज़र आ रहा है, कार्डियक, रीनल मतलब किडनी से जुड़ी हुई, ऑप्थेल्मोलॉजिकल आंखों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ रही हैं। इसके ऊपर सरकार ने कहा है कि हम काम करेंगे। और फर्टालिटी रेट जो इंडिया का है वो 21 जुलाई को 2.43% है, एंड इट्स ए गुड न्यूज़ कि हमारे यहाँ पर फर्टालिटी रेट जो है वो घट रहा है। एग्रेसिव टेस्टिंग जो है हमारे यहाँ पर हो रही है। तो इट्स ए गुड न्यूज़ कि टेस्टिंग पर मिलियन हैज़ ऑल्सो इंक्रीज 10,421। तो इससे अर्ली डिटेक्शन हो रहा है, टाइमली इफेक्टिव क्लिनिकल मैनेजमेंट कोविड-19 की हो पा रही है। और
उसके बाद पेज नंबर 10 के ऊपर मिनिस्ट्री कॉशियस अगेंस्ट यूज ऑफ N95 वेल्ड मास्क। आपने देखा होगा N95 के ऊपर वेल्व होता है, यहाँ पर आप पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं। तो अब ये पाया गया है कि N95 मास्क जो है वो इफेक्टिव नहीं है, इसके स्प्रेड को नहीं रोक पा रहा। यहाँ पर N95 को एक्सप्लेन किया गया है। व्हाट इज N95? इट इज ए रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव डिवाइस, मतलब ये एक मास्क है, रेस्पिरेटर है। और यहाँ पर N का मतलब है नॉन ऑयल, मीनिंग इट कैन बी यूज्ड इफ ऑयल बेस्ड पार्टिकलेट्स आर नॉट प्रेजेंट। तो अगर ऑयल के अंदर कुछ पार्टिकल्स घुलकर आएंगे तो ये उसको नहीं रोक सकता। और 95 मीन्स इट हैज़ 95% एफिशिएंसी टू फिल्टर एयरबॉर्न पार्टिकल्स। लेकिन सडनली ये एक चीज़ निकल कर सामने आ रही है कि N95 मास्क जो है वो इफेक्टिव नहीं है। उसके बाद पेज नंबर 10 के ऊपर चाइना रिपीट्स क्लेम ऑन भूटान ईस्ट। अगेन भूटान के साथ चाइना का जो बाउंड्री डिस्प्यूट है उसका फोकस एक नई जगह बनती हुई नजर आ रही है। भूटान और चाइना के बीच में भी जो बाउंड्री है वो क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है। और सडनली साक्टेंग नाम का एक एरिया जो है वो सडनली चाइना ने क्लेम करना जो है वो शुरू कर दिया भूटान की ईस्टर्न बाउंड्री के साथ। आज तक अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो चाइना और भूटान के बीच में 1996 से ये टॉक्स जो है वो चल रही हैं, जिनकी कोई भी कंक्लूजन जो है वो अभी तक नहीं निकली। 1984 में चाइना और भूटान ने ये टॉक्स जो है वो शुरू की थी और उस समय दो एरियाज पासामलांग और जाकारलांग ये नॉर्दर्न साइड में पड़ते हैं और डोकलाम, ये तीन एरियाज थे जो कि अंडर कंटेंशन थे। लेकिन सडनली इस नए एरिया को चाइना ने क्लेम करना शुरू कर दिया है और ये भूटान के ऊपर एक नई तरह का एक प्रेशर टैक्टिक्स है कि बाउंड्री को जल्दी से जल्दी डिमार्केट किया जाए। तो चाइना का जो एक्सपेंशनिज्म है इट इज क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम इन एंटायर साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया एज वेल। तो कीप फॉलोइंग दिस स्टोरी। देन पेज नंबर 11 के ऊपर माइग्रेंट्स नीड सोशल सिक्योरिटी नंबर। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर इन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया है कि जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनके पास एक सोशल सिक्योरिटी नंबर होना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी नंबर आधार के अलावा होना चाहिए। दिस पैनल इज हेडेड बाय बीजू जनता दल लीडर मिस्टर भृतहरि मेहताब, और उन्होंने कहा है कि इस तरह की जो जैसे कि इस समय पैंडेमिक के अंदर मास माइग्रेशंस हुई हैं तो ये जो सोशल सिक्योरिटी नंबर है जो कि यूनिक होगा एक वर्कर के लिए, खास तौर पर वो वर्कर्स जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करता है, तो ये उनको ट्रैक करने में, उनको हेल्प करने में, उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, मास माइग्रेशंस को मैप करने में, पैटर्न को समझने में ये यूनिक नंबर्स जो हैं वो हेल्प कर सकते हैं। तो ये एक सजेशन आई है कि इस तरह का एक नंबर जो है वो डेफिनेटली इशू जो है वो किया जाना चाहिए वर्कर्स को। उसके बाद हेल्पलाइन फॉर स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ लॉन्च्ड, वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कीपिंग इन माइंड द स्ट्रेस फेस्ड बाय स्टूडेंट्स एंड देयर फैमिलीज स्पेशली ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने ट्यूसडे को मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव नेम्ड एज मनोदर्पण, आप इसको नोट कर सकते हैं। द प्लेटफॉर्म इंक्लूड्स ए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन फॉर स्टूडेंट्स of schools, universities and colleges which will be manned by pool of experienced counselors, psychologists and mental health professionals। तो यहाँ पर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर को नोट कीजिए, स्प्रेड कीजिए 8448440632 for help during the COVID-19 crisis and beyond। Manodarpan also has a website which will host an interactive online chat platform, advices and tips on mental and emotional health। तो इट्स ए वेरी गुड इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि स्टूडेंट्स को इस समय हेल्प की ज़रूरत है। देन वल्नरेबल ग्रुप्स पिटीशन ग्लोबल फंड, वल्नरेबल ग्रुप्स में सेक्स वर्कर्स और पीपल लिविंग विद एड्स सीक असिस्टेंस टू मीट देयर सर्वाइवल नीड्स। deprived of sources of livelihood during the pandemic, sex workers, trans persons, gay, bisexual men, drug users, people living with HIV AIDS have written to the Global Fund for AIDS, TB and Malaria, इसको GFATM बोलते हैं, protesting against being ignored by governments and multilateral agencies in COVID-19 related emergency relief efforts। तो
The petition is on the behalf of key population affected by HIV/AIDS is signed by 10,483 people and 236 Indians and international organizations who have sought allocation of funds to meet their basic survival needs. तो ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव की मांग कर रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पर जो है वो इस तरह के जो सफरर्स हैं उनके लिए कोई फंड का अरेंजमेंट होना चाहिए. इस आर्टिकल के अंदर जो बॉडी का नेम स्पेशली रेफर किया गया है, जिनको ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड malaria. It is an international financing and partnership organization that aims to attract, leverage additional resources to end the epidemics of HIV/AIDS, especially tuberculosis and malaria. और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूनाइटेड नेशंस के हैं उनमें इन सब चीज़ों का जो रेफरेंस है आता है. तो इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई गई थी. 2002 में इस ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो ऑपरेशन शुरू हुए. सेक्रेटेरिएट जिनीवा स्विट्जरलैंड के अंदर है. और सीड मनी जो है, मतलब जो इनिशियल मनी थी वो बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है वहां से इनको जो है वो दी गई थी. तो इस बॉडी से ये डिमांड की गई है कि इस तरह के जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ वे आउट डेफिनेटली होना चाहिए. उसके बाद यूरोपियन यूनियन लीडर्स स्ट्राइक डील टू रीबिल्ड इकोनॉमी. यूरोपियन यूनियन की जो है वो इकोनॉमी डेफिनेटली इस समय बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड हुई है. तो यूरोपियन लीडर्स की जो है वो मीटिंग हुई और इसमें ये कहा गया कि एक रेस्क्यू पैकेज विच इज 750 बिलियन euros or $858 billion to try and pull their bloc out of deep recession. The pandemic has devastated the global economy. तो उसके लिए ये एक स्ट्रॉन्ग पैकेज जो है वो बनाया गया है ताकि यूरोपियन इकोनॉमीज को वापस ऑन ट्रैक जो है वो लाया जा सके. उसके बाद हम नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो पेज नंबर 15 के ऊपर है, जिसमें बताया गया गवर्नमेंट रेडी टू टेक मोर स्टेप्स फॉर बूस्टिंग ग्रोथ, सेज फाइनेंस मिनिस्टर. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑन ट्यूसडे प्रॉमिस्ड मोर पॉलिसी इंटरवेंशन टू रिवाइव द इकोनॉमी. जैसे आत्मनिर्भर भारत का पैकेज जो है वो दिया गया और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को, अन्य योजना को एक्सपैंड किया गया. ग्रीन शूट्स ऑफ रिकवरी का रेफरेंस बार बार आता रहा है. तो और ज़्यादा ऑप्शंस जो है वो ओपन की जाएंगी एमएसएमई सेक्टर के अंदर और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो है वो और ज़्यादा इनको पोटेंट बनाने के लिए तरह तरह के स्टेप्स लिए जाने की बात जो है वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने की है. उसके बाद IRDAI अप्रूव्स ग्रुप वेरिएंट ऑफ कोरोना कवच. तो ये एक ऐसी पॉलिसी होगी जिसको अभी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गो ग्रीन दिया है. तो कवरिंग कोविड-19 रिलेटेड मेडिकल नीड्स ऑफ दियर एम्प्लॉयज़. तो जो प्राइवेट और पब्लिक एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनके लिए जो कोरोना कवच पॉलिसी है ये बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट हो सकती है, बिकॉज दे आर द फ्रंट लाइन वॉरियर्स और उनके एक्सपोज होने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं. तो इस वजह से इस तरह की पॉलिसीज़ अगर उनके पास होंगी तो इसके साथ अगर इन्फेक्शन हो जाती है और उसका जो खर्चा है वो पॉलिसीज़ के थ्रू कवर अप किया जा सकता है. उसके बाद पेज नंबर 16 के ऊपर IIT मद्रास researchers use artificial materials and ultrasound to detect defects in larger structures. तो अभी तक जो बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे मशीन्स के पार्ट्स हैं, ब्रिजेस के स्ट्रक्चर्स हैं, कंसोलिडेटेड हैवी वेट स्ट्रक्चर्स हैं, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को जानने के लिए
हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। इट इज़ ए नॉन इन्वेजिव नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक, जिसमें हम उस बड़े स्ट्रक्चर को इन्वेड भी नहीं करते ताकि उसकी स्टेबिलिटी पर कोई नेगेटिव असर ना आए, और हम उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं करते, उसमें से कोई पीसीज वगैरह निकाले भी नहीं जाते, लेकिन साउंड वेव्स का इस्तेमाल करके उनके इंटरनल स्ट्रक्चर, उनकी कंसिस्टेंसी, उनके वीकर जोन्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश जो है वो की जाती है। तो इस आर्टिकल के अंदर जो है वो गाइडेड वेव टेस्टिंग, द साउंड वेव्स आर सेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर, तो वेव्स को गाइड किया जाता है और अंदर के स्ट्रक्चर को पता करने की कोशिश जो है वो की जाती है। तो इस आर्टिकल के अंदर एक शब्द आता है मेटा मटीरियल। मेटा मटीरियल्स वो होते हैं जो नेचर के अंदर नहीं पाए जाते और इनका बहुत यूनिक इंटरनल माइक्रो स्ट्रक्चर होता है, और इन मटीरियल्स का इस्तेमाल जो है वो एक नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए आईआईटी मद्रास ने किया है। उसके बाद हिंदू के एडिटोरियल के अंदर आज दो आर्टिकल्स हैं। पहला है कॉशियस ऑप्टिमिज्म, जिसमें वैक्सीन के ऊपर, वैक्सीन सेफ्टी के ऊपर बातचीत की जा रही है कि दुनिया भर में इस समय देयर इज ए रेस टू फाइंड द इफेक्टिव ड्रग्स एंड वैक्सीन्स, और क्लिनिकल ट्रायल्स को और एनिमल टेस्टिंग को बहुत एक्सपीडिशियसली पूरा किया जा रहा है, और 2021 तक जो है वो शायद हमारे पास वैक्सीन जो है वो डेवलप हो जाएगी। बहुत तेज़ी से जो है इसकी डेवलपमेंट के ऊपर वर्क किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर इबोला की वैक्सीन की क्विक डेवलपमेंट की बात की जा रही है, कि बताई गई है H1N1 जो स्वाइन फ्लू था उसके बारे में बताया गया, और इस समय नोवल कोरोना वायरस को लेकर 24 कैंडिडेट वैक्सीन, मतलब जो वैक्सीन अंडर डेवलपमेंट हैं वो अंडर ट्रायल हैं। 142 जो है वो प्री क्लिनिकल इवैल्यूएशन स्टेज में है, और प्रोटेक्शन एंड हर्ड इम्यूनिटी कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू वैक्सीनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप नोट कर सकते हैं। और बहुत सारी कैंडिडेट वैक्सीन जो है वो इस समय अंडर ट्रायल चल रही हैं, जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वैक्सीन जो है इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है, और इसी तरह यूएस बेस्ड कंपनी है NIAID, उनकी वैक्सीन जो कि RNA बेस्ड वैक्सीन है। RNA इज राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और इसी तरह इंडिया की जो है कोवैक्सिड, उसके ऊपर भी जो है वो बातचीत चल रही है। तो यहाँ पर कॉशन ये बता रहे हैं, इस आर्टिकल का ओवरऑल निचोड़ ये निकलता है कि हमें वैक्सीन सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डेवलपमेंट हो रही है, तो इस आर्टिकल का रेफरेंस आप दे सकते हैं जब भी कभी आप साइंस एंड टेक में लिखें और वैक्सीन डेवलपमेंट के ऊपर आपको लिखना हो कि सेफ्टी कहीं पर भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इंडिया के फिस्कल रिस्पांस के बारे में एक आर्टिकल है, कोविड-19 फिस्कल रिस्पांस एंड इंडिया स्टैंडिंग। तो दूसरी कंट्रीज के साथ यहाँ पर कंपैरिजन जो है वो बताने की कोशिश की गई है, जिसमें India's fiscal response drawing on the International Monetary Fund policy tracker, the COVID-19 Economic Stimulus Index (CESI) of the Sihun Algin at Columbia University and the World Bank। तो इन सब चीज यहाँ से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके बेस पर ये आर्टिकल बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से इंडिया का रिस्पांस जो है वो कोविड-19 के केसेस में इस पैंडेमिक के दौरान इंडिया का जो रिस्पांस सिस्टम है वो किस तरफ जा रहा है, उसके अंदर क्या कमियां हैं। तो ये सब बातें जो हैं वो बताने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो इंडिया लैग्ड सिग्निफिकेंटली बिहाइंड कंपैरेबल डेवलपिंग कंट्रीज, जब तक आत्मनिर्भर पैकेज जो है वो अनाउंस नहीं किया गया था। इट इज़ ए पॉइंट टू बी नोटेड। और अब जो बाकी कंट्रीज के साथ जो है वो गैप नैरो होता जा रहा है, और आत्मनिर्भर पैकेज के बारे में बताया गया है कि 10% ऑफ GDP, लगभग 21 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज था, 10% ऑफ GDP। लेकिन साथ में ये भी बताया गया कि हेडलाइन इन्फ्लेशन, हमारे देश में जो इन्फ्लेशन का नंबर है वो 4% ऑफ GDP के आसपास रहता है। तो 10% और 4% के बीच में जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है वो शायद लोगों तक जो है वो नहीं पहुँच पाएगा। और इसी तरह जो फ्री राशन और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की एक्सपेंशन है, दैट इज हार्डली 1.7% ऑफ GDP, ये भी बताया गया है। MG नरेगा के अंदर जो है वो 40,000 करोड़ रुपए का एडिशनल आउटले फॉर MG नरेगा। इट्स ए गुड मूव।
ये बताया गया है। और उसके बाद 50,000 करोड़ रुपए का गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ये भी एक अच्छी डेवलपमेंट है। और यही आर्टिकल ये बता रहा है कि स्ट्रिंजेंसी जो है, मतलब जिस सख्ती से इसके साथ जो मेजर्स लिए गए, खासतौर पर लॉकडाउन के साथ जुड़े हुए, वो इंडिया में सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट रहे हैं, जबकि आसपास की कंट्रीज वियतनाम, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, इजिप्ट, उनके अगर हम एट एन एवरेज देखें तो स्ट्रिंजेंसी मेजर्स जो है वो इंडिया के कंपैरिजन में थोड़े से मॉडरेट रहे हैं। कैश ट्रांसफर्स के बारे में खासतौर पर इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि कैश ट्रांसफर जो है वो कम रहा है इंडिया के अंदर, जब हम दूसरी कंट्रीज के साथ कंपैरिजन करते हैं, जहां यहां पर बांग्लादेश, इंडोनेशिया का रेफरेंस आता है, जहां पर जो बेनिफिशियरीज हैं उनका जो नंबर है वो 163% और 111% रिस्पेक्टिवली बढ़ता हुआ बताया गया है। इंडोनेशिया की कैश स्कीम 158 मिलियन लोगों को कवर कर रही है और 20 मिलियन इंडिविजुअल्स इन अर्बन एंड रूरल सेटिंग्स, उनको भी सोशल प्रोटेक्शन कैश ट्रांसफर के थ्रू दी जा रही है। और इसी आर्टिकल के अंदर एक सजेशन है, इंडिया could take these actions into account in decisions about expanding existing transfer programs or even creating new ones। तो कैश ट्रांसफर के ऊपर ये आर्टिकल स्ट्रेस कर रहा है। Of the World Bank's list of 621 measures across 173 countries, half were cash based। तो बहुत सारी कंट्रीज ने कैश बेस्ड ट्रांसफर्स को प्रेफर किया है और मोस्ट ऑफ द रेस्ट रिलेटेड टू फूड असिस्टेंस 23% और वेवर पोस्टपोनमेंट ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, जैसे आप ब्याज मत दीजिए, आप लोन की किस्तें मत चुकाइए, 25%। ओनली 2% इज रिलेटेड टू पब्लिक वर्क्स। ए क्लियर इंडिकेशन ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ कैश ट्रांसफर ओवर पब्लिक वर्क्स फॉर इनकम सपोर्ट। तो बहुत सारे देशों ने कैश ट्रांसफर को ज्यादा जो है वो प्रमोट किया है। मैक्सिको का रेफरेंस जरूर दिया है, जिन्होंने परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, रूरल परमानेंट एम्प्लॉयमेंट स्कीम को एक्सपेंड किया। Indonesia has allocated more than $1 billion to fund public work scheme that will benefit at least 6 lakh workers. Indonesia central government has directed village authorities to focus their budgets on cash for work program। तो cash for work की तरफ अगेन इंडोनेशिया ने ध्यान दिया है। India has been a leader in employment guarantee, especially MG नरेगा। तो इसकी भी एंटाइटलमेंट्स को एक्सपैंड करने की जरूरत है, ये आर्टिकल बता रहा है। और इसी आर्टिकल के अंदर जो है वो ये भी बताया गया है कि इस समय मार्केट के अंदर जो है वो मॉनिटाइजिंग द डेफिसिट। मॉनिटाइजिंग द डेफिसिट का मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो बॉन्ड्स खरीद सकती है और बदले में कैश मार्केट के अंदर डाल सकती है। तो मॉनिटाइजिंग द डेफिसिट, बॉन्ड का मतलब होता है कि आप गवर्नमेंट को कैश देकर आए, बदले में गवर्नमेंट ने आपको एक पेपर दिया जिसके ऊपर एक रिटर्न वैल्यू लिखी हुई है, बीच में इंटरेस्ट इंक्लूड करके एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बाद, तो इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड। तो सरकार लोगों को बॉन्ड्स इशू करती है, कैश ले लेती है, जब बॉन्ड्स को वापस बाय करती है तो कैश मार्केट में आएगा। तो ये एक बताया गया है कि इसका सहारा लिया जा सकता है मार्केट में कैश को इन्फ्यूज करने के लिए। इंडोनेशिया, ब्राजील हैव बोथ अमेंडेड लॉज टू अलाउ दियर सेंट्रल बैंक्स टू बाय गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो इन देशों के अंदर लॉज को जो है वो रीफ्रेम किया गया। इन इंडिया, वन रीजन फॉर द सबड्यूड फिस्कल रिस्पॉन्स एंड द रिजॉर्ट टू मॉनिटरी मेजर्स इज लाइकली अ कंसर्न विद द डेट टू जीडीपी रेशो विच इज हायर देन द मोस्ट कंट्रीज इन आवर सेट। हमारे देश में ऑलरेडी डेट टू जीडीपी रेशो बहुत हाई है, तो शायद इस वजह से फिस्कल रिस्पॉन्स की तरफ हमारी सरकार जो है वो नहीं जा पा रही है। तो ओवरऑल अगर इस आर्टिकल की हम कंक्लूजन देखें, एडिशनल फिस्कल आउटले इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड इन काइंड ट्रांसफर एंड एक्सपेंडेड पब्लिक वर्क स्कीम वुड सेव लाइव्स एंड जॉब्स टुडे। तो ओवरऑल स्ट्रेस जो है वो कैश ट्रांसफर, काइंड ट्रांसफर और पब्लिक वर्क स्कीम्स को बढ़ावा देना। Not spending more now therefore might only worsen the debt to GDP ratio if growth remains depressed। अगर ग्रोथ डिप्रेस रहती है, हम फिस्कल स्टिमुलस नहीं दे पाते, तो डेफिनेटली हमारे यहाँ पर
प्रॉब्लम जो है वो होती हुई नजर आ रही है। तो दिस वाज फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर। थैंक्स अ लॉट, स्टे सेफ, स्टे इनसाइड, हैव अ गुड डे।